हेलो दोस्तों मैं उमर फैज़ी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही चैनल उरूज उर्दू में, जहाँ अल्फाज जुड़ते हैं, ख्यालात फैलते हैं और इल्म के चिराग रोशन होते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जाम डेट आ गई है। 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नवंबर के महीने में आपका इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और हो सकता है जनवरी फरवरी में आपकी इसकी भर्ती भी देखने को मिल जाएगा। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोगों ने फ्री बैच स्टार्ट किया है। उर्दू ज़बान सीखने के लिए, उर्दू ज़बान को फ़रोग देने के लिए, उर्दू ज़बान के लोगों की मदद करने के लिए, ताकि उनको अलग जगह पैसा खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े। इस वजह से ये बैच जो है ये बिल्कुल फ्री है। एक ही बार आप लोगों को बता दे रही है कि क्या क्या चीज़ें इसमें फ्री है। तो ये कंप्लीट बैच आप लोगों को यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उरूज उर्दू हमारा जो चैनल है जिस पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये चैनल पर कंप्लीट क्लास देखने को मिल जाएगा। प्ले लिस्ट बना दी जाएगी, आप आराम से इसे तैयारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जितने भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे, प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यूज तो हम यहाँ पर कराएंगे, यूट्यूब पर चैनल पर कराया जाएगा, एक्सप्लेनेशन तो होगी ही। और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो हमारे उरूज उर्दू नेम का ही एक ऑफिशियल हमारा ऐप है। उस ऐप के जरिए से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। जितने भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे हमारे, वो सब के सब आपके लिए फ्री रहेंगे। उर्दू ज़बान से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट, जितने भी क्यूजेज, जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे, वो आपको ऐप पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री रहेंगे। इस क्लास की जो नोट्स रहेगी, अब ये जो पूरा बैच है, पूरे बैच की जो नोट्स रहेगी, नोट्स आपको फ्री नहीं मिलेगी। नोट्स के लिए आप लोगों के लिए एक उरूज उर्दू ऐप पर ही हमने एक बैच लॉन्च किया है 149 का। इसमें जो यूट्यूब चैनल पर हम क्लासेस कराएंगे उसकी नोट्स आपको इसी बैच में मिल जाएगी, और वहाँ से आप डाउनलोड वगैरह करके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। आपको पता चल गया कि हर एक चीज़ आपको फ्री मिलने वाली है, सिर्फ नोट्स को छोड़कर। नोट्स आपको ऐप में ही हमारे एक बैच है उसमें को परचेज करनी पड़ेगी, उसी में डेली आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी उसको अपलोड कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो ये क्लास कितने लोग देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? तो सर आप जान लीजिए कि जो ये क्लास है ये 6 से लेकर 12 तक वाले देख सकते हैं। 6 से 8 तक वाले और 9 10 यानी टीजीटी वाले, यहाँ तक तो एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब यही लोग इन्होंने ये इनके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है इन लोगों को। लेकिन 11 और 12 वाले जो पीजीटी वाले रहेंगे उनको और कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसको हम बाद में बता देंगे पीजीटी वाले क्या करेंगे। अभी जो तीनों में कॉमन चीज है, लिसानियात को हम शुरू करने वाले हैं। आज ये क्लास शुरू हो रही है और आज से 2 दिन बाद यानी परसों ही आपका रमज़ान शुरू हो रहा है, उसके लिए बहुत सारी मुबारकबाद। और रमज़ान में क्लासेस का टाइम थोड़ा सा बदलेगा। अभी 1-2 क्लासेस ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 1-2 क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड रहेगी। उसके बाद जिस हिसाब से टाइम बैठेगा, क्योंकि हमारी और क्लास रहती है, तो उस हिसाब से आपकी ये क्लास यूट्यूब चैनल पर लाइव कर दी जाएगी। ठीक है, अभी 1-2 क्लास आपको ये रिकॉर्डेड देखने को मिलेगी। अब क्लास को शुरू करते हैं। जबान क्या होती है, जबान के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जबान होती क्या है, क्या अंदाज होता है जबान का, या किस तरीके से जबान के बारे में पढ़ाई शुरू होती है, जबान कैसे बनती है, वो सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। तो जबान क्या होती है सबसे पहले नंबर पर? तो जबान को आप यूं जान लीजिए कि जबान एक ऐसी अलामत है, ये जबान एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपनी फीलिंग्स, हम अपने जज्बात, हम अपने एहसास को जाहिर कर सकते हैं। यही होती है जबान। अगर जबान नहीं रहती तो हम लोग अपने जज्बात को नहीं जाहिर कर सकते। जबान नहीं रहती तो हम लोग अपने एहसास को जाहिर नहीं कर पाते। जबान नहीं रहती हम लोग किसी की फीलिंग्स नहीं समझ पाते। जबान नहीं रहती हम लोग जज्बात का इजहार नहीं कर पाते। तो जबान वो चीज़ होती है जो हमारे अंदर की छिपी चीज़ों को, हमारे मन में चल रही बातों को, हमारे दिल में चल रही बातों को पेश करती है। जबान कितने तरह की होती है? तो जबान कुल मिलाकर 3 तरह की होती है। ठीक है, अब जबान 3 तरह की होती है, इसका मतलब ये नहीं इंग्लिश हिंदी उर्दू, ऐसा नहीं है। ठीक है, जबान कुल मिलाकर 3 तरह की होती है। सबसे पहले नंबर पर इशारा। कौन सी जबान होती है? तो इशारों की जबान होती है। हालांकि ये आपके पीजीटी, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, बीपीएससी के लिए जरूरी नहीं है, ये सीडेड में पूछा जाता है, लेकिन बेस मजबूत करने के लिए, यूं कह लीजिए कि तमहीद के लिए इसको पढ़ा रहे हैं। तो इशारों की जबान सबसे पहले नंबर पर हमारा आ जाता है इशारा। इशारा क्या होता है, किस तरीके से इशारों की जबान शुरू होती है? तो इशारा मतलब ये होता है कि जब किसी चीज को आप इशारे के जरिए बता रहे हैं, इशारे के जरिए पेश कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे कह दिया, मुझे भूख लगी है, कहने को मैं पेट पर हाथ रखकर फिर मुंह की तरफ लेकर जा रहा हूं। इसका मतलब ये कहने की कोशिश हो रही है कि मुझे भूख लगी है। दूसरे नंबर पर हमारे सामने जब यही आवाज को मैं आवाज में लेकर आऊंगा, इशारा नहीं बल्कि आवाज में लेकर आऊंगा यही अपनी जबान को, तो ये मेरी आवाजों की जबान हो जाएगी। कौन सी जबान हो जाएगी? मेरी आवाजों की जबान हो जाएगी। अब आवाजों की जबान जो अभी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं आवाजों की जबान।
तीसरे नंबर पर जब इसी को मैं अलामत में जाहिर करूंगा, एक सिंबल में पेश कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगी, अलामतों की जबान हो जाएगी। मतलब जब मैं आपको आपके सामने लिख कर पेश करूंगा, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जबान एक समाजी जरूरत है और तहजीब व तमद्दुन की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। तो ये क्या है, मैंने अलामत में लिख दिया है। क्या लिखा है, जो मेरी फीलिंग्स थी उसको लिखा है ना। इशारों की जबान, इशारों की जबान मतलब मैं इशारा करके बता रहा हूँ। आवाजों की जबान मैं बोलकर बता दे रहा हूँ। अलामतों की जबान मैं लिखकर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 तरह की जबान होती है। अब कोई भी जबान हो, जबान हमेशा जो रहती है, दुनिया में जितनी भी जबानें हैं, जितनी भी जबान आप देखेंगे दुनिया में पाई जाती है, हमेशा हर जबान में तब्दीलियां आती रहती है। मतलब कोई जबान टिकी नहीं रहती है। मान लीजिए एक एग्जांपल अभी बता दे रहा हूं आपको कि अभी आज के टाइम पर आप कौन सी जबान बोल रहे हैं। आप बोलेंगे सर मैं तो इंग्लिश बोल रहा हूँ, या सर मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ, सर मैं तो उर्दू बोल रहा हूँ। आप इस तरीके से बात करेंगे। अगर हम आपसे कहें कि आप इनमें से जबान बोल तो रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं, आप बोलेंगे कैसे सर, मैं अगर उर्दू बोल रहा हूँ, भोजपुरी बोल रहा हूँ, अवधी बोल रहा हूँ, तो लिख क्यों नहीं रहा हूँ। तो मैं आपसे क्या कहूँगा, मैं आपसे यहाँ पर बताएंगे आपसे, आप लोगों से। देखिए, एक होती है इंग्लिश, ठीक है, एक कौन सी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हिंदी, हमारे आसपास की जो लैंग्वेज है उसको हम बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर यही हमारे आसपास के लैंग्वेज, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में यही सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। अब जब आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते हैं, तब कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, एक बार बताइए। कौन उर्दू में चैटिंग कर रहा है इसमें से, एक बार बताइए, कौन उर्दू में चैटिंग कर रहा है, कौन हिंदी में चैटिंग कर रहा है, चलो कौन इंग्लिश में चैटिंग कर रहा है, चलो बता दो। किसी में चैटिंग नहीं करते हैं। आप चैटिंग करेंगे इंग्लिश में करेंगे। किस में करेंगे, इंग्लिश में करते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी होती है, देखो आप कौन सी करते हैं, इंग्लिश। एक जबान बन चुकी है हमारी इंग्लिश। अब ये जबान इंग्लिश क्या है, इंग्लिश मतलब जैसे मैंने लिख दिया हिंदी में क्या हाल है, हमने हिंदी में हमको पूछना है आपके क्या हाल है, मैंने इस तरीके से क्या हाल है लिख दिया। अब मुझे जब चैट पर, और इंग्लिश में इसको हाउ आर यू बोला जाएगा, है ना, हाउ आर यू। अब जब मैं ये चैट पर लिख रहा हूँ ना व्हाट्सएप पर, तब पता है क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ क्या हाल, इस तरीके से हाल है, ठीक है। हम लोग ये वाला लिख लें। अब ये कौन सी जबान है जरा बताओ, ये हिंदी है, नहीं है, क्योंकि ये हिंदी में लिखी नहीं, उर्दू है, नहीं है, इंग्लिश है, नहीं है। तो ये नई जबान को क्रिएट कर लिया। मतलब ये है ना तो ये इंग्लिश में है, ना तो हिंदी में है, ना तो उर्दू में, ये नई जबान की उत्पत्ति हो चुकी है, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। और ये जबान पता है क्या है, आज से 100 साल 200 साल बाद हो सकता है ये एक मुकम्मल जबान बन जाए, इसको भी अपनी तारीख हो जाए, इसकी भी अपने पढ़ाने वाले पढ़ाए जाने लगे, एक सब्जेक्ट के रूप में हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जबान को हम लोगों ने क्रिएट कर दिया व्हाट्सएप के जरिए से, ठीक है। तो ये जबान जो रहती है वो हमेशा जबानों में तब्दीलियां आती रहती हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी रहती है, रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सारी चीजें की जाती है, ठीक है। दुनिया की तमाम जबानें वक्त के साथ बदलती रहती हैं। ये तब्दीली चंद दिनों में नहीं बल्कि बरसों और सदियों में आती रहती हैं। कभी कभी एक जबान से नई जबानें बनती हैं और कभी कई जबानें मिलकर एक जबान को मुतासिर करती रहती हैं। जैसे कई जबानें मिलकर उर्दू जबान को मुतासिर की हैं। उर्दू जबान में 70% अल्फाज जो हैं वो किसके हैं, तो हमारे अरबी और फारसी से लिए गए हैं, और वहीं पर तुर्की और कई जबान से 30% अल्फाज लिए गए हैं। और कुछ चीजें इसमें अलग भी बनाती हैं उर्दू जबान को। उर्दू जबान दुनिया में वाहिद जबान है जिसमें दो चश्मिया का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस की जाए। आगे चल के हर एक चीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो चश्मिया बनती है, कैसे 70% अल्फाज कहाँ से है, 30% कहाँ से है, सारी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जबान, जिस जबान को बोलने वाले ज्यादा हो वो जबान ज्यादा मजबूत और जिंदा रहती है। अब ये कैसे है, क्यों है, एक एक चीज को बात करेंगे। पहले आ जाते हैं इल्म लिसानियात की तरफ। इल्म लिसानियात वो होता है जबान के मुताला। जब हम लोग जबान का मुताला करते हैं तो उसको इल्म लिसानियात कहते हैं, और जबान के मुताला करने वाले को माहिर लिसानियात बोलते हैं, यानी लिसानियात के माहिर, या लिसानियात के माहिर जिसको बोलते हैं। मतलब ऐसा इंसान जो लिसानियात का मास्टर हो, मतलब जबान का मास्टर। अब देखो जबान के दो तरीके के मास्टर होते हैं। कौन कौन से मास्टर होते हैं, एक जबान को पढ़ाते हैं कि जबान बोला कैसे जाए, ठीक है, जबान बोला कैसे जाए। मतलब मैंने कह दिया कि अहमद बहुत खूबसूरत लड़का है, अहमद बहुत अच्छा लड़का है, अहमद सुबह सवेरे उठता है, अहमद नहाता है, अहमद खाता है, अहमद बैग उठाता है, अहमद स्कूल जाता है, अहमद होमवर्क करता है। अब घबरा जाएंगे अहमद 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 सुन के, है ना। तो उसके लिए क्या बताएगा हमारे जो उस्ताद मोहतरम रहेंगे, वो क्या बताएंगे, एक बार सिर्फ अहमद का इस्तेमाल किया जाएगा जब उसको शुरुआत में पेश कर रही हूँ। जैसे अहमद बहुत खूबसूरत है, बस अहमद कर लो। वो
सुबह सवेरे उठता है, वो स्कूल जाता है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो लिखने में बहुत अच्छा है, वो होमवर्क डेली करता है, ये वो जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं ज़मीर। तो एक टीचर ऐसे रहेंगे जो हमको ये सिखाएंगे, ठीक है। दूसरे वाले टीचर ये बताएंगे कि हमारी उर्दू जबान पैदा कहाँ से हुई है, किस अंदाज में पैदा हुई है, या इसके पैदा होने में, इसको मुतासिर करने में किसकी जबान का हाथ रहा है, या इसको उरूज पाने में किसके लोगों को हाथ रहा है, ये सारी चीजें बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक जबान ऐसी होती है, इल्म लिसानियत की दो अहम किस्म होती हैं। पहले नंबर पर बोलते हैं तारीख़ लिसानियत। तारीख़ लिसानियत वो होती है जो जबान की तारीख और वक्त के साथ होने वाली उसके अंदर तब्दीलियों को बताता है, यानी तब्दीलियों का मुताला करना जो तारीख़ लिसानियत कहलाता है। तारीख़ लिसानियत वो होती है जो जबान की तारीख और वक्त के साथ होने वाली तब्दीलियों को बताए। दूसरे नंबर पर हमारे सामने आती है तौज़ीही लिसानियत। तौज़ीही लिसानियत वो होती है कि इसमें साख्त, सर्फ और नौ का मुताला किया जाए, जिसमें हम लोग कहते हैं ये है कि हमारा जो कवायद है उसको पढ़ाया जाए। तो लिसानियत की दो अहम किस्में होती हैं। सबसे पहले नंबर पर तारीख़ लिसानियत। तारीख़ लिसानियत वो होती है जहाँ पर तारीख़ बताई जाए कि ज़बान कैसे वजूद में आई। दूसरे नंबर पर तौज़ीह लिसानियत होती है जब ज़बान की वजाहत को पढ़ रहे हैं, ज़बान बनती कैसे है उसको पढ़ रहे हैं, ज़बान किस तरीके से बोली जाती है उसको पढ़ रहे हैं, तो हमारा तौज़ीही लिसानियत कहलाता है, ठीक है। तो ज़बान इल्म लिसानियत वो होता है ज़बान के बारे में पढ़ना। ज़बान के बारे में दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक ज़बान की हिस्ट्री पढ़ी जाती है, तारीख पढ़ी जाती है, और दूसरे नंबर पर ज़बान बनती कैसे है, जबान को बोला कैसे जाता है, वो पढ़ा जाता है। तो लिसानियत की दो किस्म होती है, तारीख़ी लिसानियत और तौज़ीही लिसानियत। अब आ जाते हैं ज़बानें और लिसानी खानदान। ज़बानें और लिसानी खानदान, अब ये क्या होती है, किस तरीके से ये काम करती है, एक करके देख लेते हैं। दुनिया भर में हजारों ज़बानें और बोलियां बोली जाती है। मतलब दुनिया भर में हमारे बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। जो ज़बानें आपस में मुशाबिहत रखती हैं या मिलती जुलती हैं, उन्हें एक ही लिसानी ख़ानदान में रखा जाता है। माहिर लिसानियात ने दुनिया की ज़बानों को समझने के लिए इन्हें तारीख़ी, जुग़राफ़ियाई और नस्ली बुनियाद पर 8 लिसानी ख़ानदानों में तक़सीम किया है। अब ये क्या है, मान लो हमको पूरी दुनिया की ज़बान के बारे में पढ़ना है। पूरी दुनिया की ज़बान को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे? पूरी दुनिया की ज़बान के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग उसको एक कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। कैटेगरी में डिवाइड करने को ही हम लोग ख़ानदान बोलते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो आएगा वो एक लोग रहेंगे जिनका नाम है उर्दू के मशहूर मुहक्किक मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर। इन्हीं के बेस पर पूरा लिसानियात हम लोगों को उर्दू ज़बान में पढ़ना है, ठीक है। किसके हैं? तो मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक दुनिया में दर्ज झेल 8 लिसानी ख़ानदान पाए जाते हैं। मतलब इन्होंने पूरी उर्दू ज़बान को 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। उर्दू ज़बान नहीं, पूरी दुनिया भर की ज़बानों को 8 ख़ानदान में बताया है। मतलब कहा कि अगर हम लोग उर्दू ज़बान हमारी दुनिया में जितनी भी ज़बान बोली जाती है सबको अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। अब ये 8 हिस्से कौन कौन से होते हैं, तो एक करके एक देख लेते हैं। ये मिटा इस वजह से रहे हैं क्योंकि आप लोग अभी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं कि 8 लिसानी खानदान कौन कौन सी इन्होंने बताई है। पहले नंबर पर आ जाता है हमारा सामी खानदान, दूसरे नंबर पर हिंद चीनी खानदान, तीसरे नंबर पर द्राविड़ी खानदान, चौथे नंबर पर मुंडा खानदान, पांचवें नंबर पर अफ्रीका की बातू खानदान, छठे नंबर पर अमरीकी, सातवें नंबर पर मलायाई और आठवें नंबर पर हिंदी यूरोपीय खानदान, ठीक है। ये 8 खानदान होती है जो कि मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक पूरी दुनिया की खानदान को यही 8 खानदान में रखा गया है। पूरी दुनिया की जितनी भी ज़बान है सबके खानदान अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग तरीके से बनती है। कुल मिलाकर यही 8 खानदान में उसको पेश कर दिया गया। 8 खानदान मतलब क्या होता है? गिरोह, ग्रुप। और ग्रुप क्यों बनाया गया? क्योंकि पूरी दुनिया की जबान को अलग अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता था, इस वजह से हम लोगों ने ग्रुप बनाया और 8 ग्रुप में इसको पेश किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर सामी, दूसरे नंबर पर हिंद चीनी, तीसरे नंबर पर द्राविड़ी, मुंडा, अफ्रीका की बातू, मलयाई, अमरीकी और हिंद यूरोपी, ठीक है। इतनी चीज 8 तरीके से आप लोगों ने अभी तक बहुत जगह पर ये पढ़ लिए होंगे। अब इसके बारे में आ जाते हैं हम लोग। इन खानदानों में वही ज़बानें शामिल की गई हैं जिनमें आपस में मुशाबिहत हो, जिनका माखज़ एक जैसा हो। ऐसी ज़बानों को रिश्ता ज़बानें भी कहा जाता है। मतलब जो ये ज़बान, जो 8 खानदान बनाई गई ना, ये 8 खानदान इस एतबार से बनाई गई है कि इसमें मुशाबिहत पाई जा रही हो। मान लीजिए हिंदी और उर्दू, तो इसको एक खानदान में रखा जाएगा, हिंदी और उर्दू। और इंग्लिश और कोई और फ्रांसीसी लैंग्वेज, तो इसको एक खानदान में रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि खानदान जो बनाया गया है वो जो एक जैसी जबानें थी ना उसको एक खानदान में। मान लीजिए मेरे पास ये 2 मोबाइल है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये 2 मोबाइल है, आपके सामने ये 2 मोबाइल है, और ये 2 मोबाइल को मैंने एक खानदान में रख दिया है। और मेरे पास देखिए ये एक टैब है,
ये मेरा ये एक टैब है, ये एक टैब आप देख सकते हैं, ये एक टैब है, और इसी के मिलता जुलता एक टैब मेरे पास और है, ये देखिए, है ना। तो ये एक थोड़ा सा काला टैब है और ये जो है ये मैरून कलर का टैब है। तो ये दोनों टैब को मैंने एक जगह पर रख दिया, एक एक लिसानी खानदान में रख दिया। दूसरी तरफ मेरे पास दो मोबाइल है और दो मोबाइल को मैंने एक खानदान में रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि इन दोनों में मतलब सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, दोनों एक जैसी है ना, और दोनों तरफ ये मेरे दोनों टैब जो है ये सिमिलरिटीज पाए जाते हैं इन दोनों में। इन दोनों को मैंने एक साइड रख दिया। तो अब ये क्या हुआ? यही है हमारी जबान। जबान जो एक जैसी रहेगी उसको एक जैसे खानदान में रखा जाएगा, है ना। जो अलग अलग रहेगी, बिल्कुल अलग अलग रहेगी, डिफ्रेंशिएट रहेगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये है ना, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, एक अलग खानदान में रखूंगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये टैब से मैच कर रही है, ना तो मोबाइल से मैच कर रही है। समझ में आ गया? तो मोबाइल को मैंने एक खानदान में रखा और टैब को एक खानदान में रखा। तो ठीक इसी तरीके से हमारे जो जबान के खानदान है पूरी दुनिया की, जब उसको डिवाइड कर रहे थे तो उसको भी इसी तरीके से रखे। जैसे सामी खानदान बनी, हिंद चीनी खानदान बनी, द्राविड़ी खानदान बनी, मुंडा खानदान बनी, बाटू अफ्रीका की बात हो कभी कभी यहाँ पर आ जाएगा, तो बाटू खानदान बनी, और अमरीकी, मलयाई और हिंद यूरोपी, ये 8 खानदान बने और इसके अंदर बहुत सी जबानें पाई जाएगी। ठीक है, तो ये 8 खानदान में डिवाइड किया गया है। अब एक करके इन खानदान के बारे में जान लेते हैं। इन खानदान से भी क्वेश्चन बनता है एलटी ग्रेड में। एक क्वेश्चन सामी खानदान पे, आई थिंक एलटी ग्रेड या वेस्ट बंगाल वाला कोई पेपर हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि एलटी ग्रेड का रहा होगा या तो अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल का जो हुआ था, कहीं एक क्वेश्चन सामी खानदान पे बना है जो कि इब्रानी जबान पर बना हुआ था। ठीक है, एक एक करके इन सारे जबानों को देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर सामी खानदान के बारे में बात करें तो सामी खानदान का ताल्लुक हजरत शाम बिन नूह से जोड़ा जाता है। ठीक है, इससे जोड़ा जाता है, हजरत हजरत शाम बिन नूह से जोड़ा जाता है। इस खानदान में अरबी, इब्रानी, आशूरी और फिनीकी ज़बानें शामिल होती हैं। इनकी खास ये बात है कि ये ज़बानें दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे आज के टाइम पर हमारा दाएं से बाएं उर्दू लिखा जाता है, ठीक उसी तरीके से सामी खानदान में लिखी जाती है। हजरत शाम बिन नूह से जोड़ा जाता है और ये इसमें जो ज़बानें शामिल की गई हैं उसमें अरबी, इब्रानी, आशूरी और फिनीकी ज़बानें शामिल की गई हैं। इनकी खास बात यह है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने देखा था कि दूसरे नंबर पर था हमारा हिंद चीनी खानदान। तो हिंद चीनी खानदान, चीनी से आप लोग समझ गए होंगे कि चाइना की बात की जा रही है, और चाइना में जब हम लोग बात करेंगे तो चाइना इस खानदान में चीनी सबसे पहले नंबर पर रहेगी, तिब्बती, बर्मी और सयामी जबानें शामिल है। अब सयामी जबानें और बर्मी जबानें, और उसी के साथ साथ जो हमारी नागालैंड की जबान है, ये जबानें चीन, तिब्बत, नागालैंड, त्रिपुरा और थाईलैंड में बोली जाती है। तो हिंद चीनी जो खानदान है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में भी बोली जाती है। जो असम का एरिया, नागालैंड का, त्रिपुरा का एरिया है, उस साइड में हिंद चीनी खानदान की जबानें बोली जाती है। ठीक है, तो हिंद चीनी की खानदान की जबानें चीनी, तिब्बती, बर्मी और सयामी जबानें शामिल की गई है। ये चीन, तिब्बत, नागालैंड, त्रिपुरा, थाईलैंड और ये जो अपना बर्मा वाला एरिया रहेगा, है ना, बर्मा मतलब कौन, और नहीं, बर्मा वाला इसमें नहीं बोला जाएगा, हाँ सही। तो तिब्बत, नागालैंड और त्रिपुरा और थाईलैंड वाला एरिया इसमें आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा द्राविड़ी खानदान। द्राविड़ी खानदान जो है यह खानदान ज्यादातर जनूबी हिंदुस्तान में पाया जाता है और इसकी अहम 4 बोलियां हैं, जो कि 4 जबानें हैं, जो कि हमारा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। अब ये कैसे है, किस तरीके से है, तो जान लीजिए कि पहले एक छोटी सी स्टोरी बता दे रहे हैं आप लोगों को। जो हमारा हिंदुस्तान है ना, हमारा हिंदुस्तान पर बहुत बार आक्रमण हुए हैं, बहुत इन्वेडर्स आए हुए हैं, बहुत लोग आक्रमण किए हुए। वजह क्या थी? वजह देखो, यहाँ पर हिंदुस्तान की हिस्ट्री मान लीजिए, हिंदुस्तान की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो हिंदुस्तान पर आक्रमण करना, हिंदुस्तान को लूटना, हिंदुस्तान पर कब्जा का जमाने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि हिंदुस्तान का क्लाइमेट, हिंदुस्तान का जो क्लाइमेट था, इस हिंदुस्तान में हर तरह की फसल उगती है। सबसे पहले नंबर पर हिंदुस्तान में हर तरह के मौसम है, हिंदुस्तान में ज़मीन बहुत उपजाऊ है, हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनके पास पानी भी है, उनके पास रेगिस्तान भी है, उनके पास असम जैसे बरसात भी है, उनके पास केरल जैसा मसालों का घर भी है, उनके पास जैसे कश्मीर जैसे खूबसूरत वादियाँ भी हैं, कश्मीर जैसे जब क्या बोलते हैं बर्फ़ की बारिश, कश्मीर जैसी बर्फ़ की बारिश भी है ना, उनके यहाँ रेगिस्तान भी है, इनके वहाँ उत्तर प्रदेश भी है, इनके मतलब जितने भी हमारे स्टेट हैं सब में अलग अलग खूबियाँ पाई जाती है ना। हमको मान लो अभी हमारे पास गर्मी, हमारे पास ठंडी है और हमको चाहिए गर्मी मौसम, तो हम चले जाएंगे केरल साइड में, हम चले जाएंगे साउथ, हम लोग चले जाएंगे चेन्नई साइड में, तो वहाँ पर क्लाइमेट जो रहेगा आपको वेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्लाइमेट जो कि ना तो बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगी, है ना। हमको गर्मी बहुत तेज लग रही है, हम चले जाएंगे कश्मीर घूमने, वहां पर देख रहे हैं बारिश हो रही है, बर्फ की बारिश हो रही है, इतना ठंडा रहता है, जैकेट पहनना पड़ जाएगा। तो ये क्या है, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर
हमेशा पूरे साल नई नई चीजें आप अगर टहलना चाहते हैं तो बहुत अलग तरीके से आप टहल सकते हैं। मतलब हर मौसम आपको हर साल में देखने को मिल जाएगा, हर जगह पर हर खेती उगाई जा सकती है। तो यही चीज सदियों से जो इन्वेडर्स आते हैं या जितने भी आक्रमणकारी आएंगे, जो हिंदुस्तान की यही खूबी को देखने आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब एक लोग आते हैं आर्या, आर्या नाम के एक लोग आते हैं, लगभग मान लीजिए आज से 4000 साल पहले आते हैं। ऐसे तो लिखा जाता है 2500 साल पहले, लेकिन मान लीजिए आज से 4000 साल एग्जाम्पल के तौर पर उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 100 साल पहले एक लोग आते हैं जिसका नाम था आर्या। तो वो लोग आए, और जब आप हिंदुस्तान का नक्शा देखेंगे ना, हिंदुस्तान के नक्शा को जब हम यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे, हालांकि हिंदुस्तान का नक्शा ऐसा मान लो, ये जो एरिया अपना रहेगा, ये देखिए मान लीजिए इस तरीके से अपना हिंदुस्तान है, ठीक है। अब हिंदुस्तान को जब आप देखेंगे तो हिंदुस्तान को पेनिसुला बोला जाता है, मतलब तीन तरीके का, तीन तरफ का पानी रहेगा, और तीन तरफ जो एरिया तीन तरफ से पानी से घिरा रहेगा उसको पेनिसुला बोला जाता है। तो हिंदुस्तान पेनिसुला है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडियन ओशन है जिसको हिंद महासागर बोलते हैं, है ना। इधर देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं, और इधर इधर देखेंगे तो अरेबियन सी है, यानी अरब सागर जिसको बोला जाता है। ये तीन तरीके से हमारा देश पानी से घिरा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि अगर हमको इस देश में आना है तो आएंगे कहां से? आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एक रास्ता खुला हुआ है। तो ये वाला रास्ता कौन सा है? यहाँ पर हमारा हिमालय है, हमारा हिमालय पहाड़, ये पूरा हिमालय पहाड़ है ना, तो यहां से नहीं आ सकते। यही एक रास्ता है जो हम लोगों को हिंदुस्तान में लेकर आता है, यही एक रास्ता है जो हिंदुस्तान में लेकर आता है। तो जितने इन्वेडर्स रहेंगे, जितने लोग इन्वेडर्स रहेंगे अंग्रेजों को छोड़कर, जितने लोग रहेंगे सब पता है इसी रास्ते से आएंगे, यही वाले रास्ते से सब लोग आते थे। तो जब ये वाले रास्ते से आते थे उसके बाद क्या होता था, ये वाले रास्ते से अगर कोई आ रहा है तो हमारे पास जो यहाँ के लोग रहते थे, यहाँ से पहले लड़ाई होगी, है ना। क्यों लड़ाई होगी? क्योंकि यही वाले लोग पहले उन लोगों का सामना करेंगे, और लास्ट वाले तो बाद में आएंगे ना। तब वहां वाले जो पहले वाले लोग रहेंगे, जो इस जगह के वाले लोग रहेंगे, ये वाले जो लोग रहेंगे, इन लोगों से पहले उनकी लड़ाई होती थी। और जब आर्या लोग आए, एक कौम थी आर्या कौम थी, जब वो लोग आएंगे तो वो लोग पता है क्या करेंगे, इन लोगों से लड़ाई करेंगे, और इन जहां जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे उन लोगों को साउथ में ढकेल देंगे। और जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे उनका नाम क्या कहा जाता था? उनको द्राविड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्राविड़ नाम की एक कौम थी जो कि यहाँ पर रहती थी। हमारे राष्ट्रगान में है ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़, है ना। तो ये द्राविड़ जो कौम थी, यही वाले कौम थी। तो इसको लड़ाई किया और साउथ में भगा दिए, मतलब वो हार गए थे, द्राविड़ हार गए थे, तो साउथ में वो लोग भगा दिए। तो इसी वजह से जो द्राविड़ी खानदान रहेगी वो तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम, ये लोग कौन से लोग रहेंगे? जो पहले नॉर्थ में रहते थे, बाद में उन लोगों ने आर्या जब लोग आएंगे तो उसको भगा देंगे साउथ, ठीक है। तो इसको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, बस द्राविड़ खानदान को समझने के लिए आपके सामने ये पेश किए हुए हैं। तो इसमें 4 जबानें आएंगी आप लोगों की। सबसे पहले नंबर पर तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है। 4 जबानें आपको याद करनी पड़ेगी। याद क्या करना है आपको, ये समझ में आ ही गई होगी किस तरीके से यहाँ पर जबानें हुई थी और द्राविड़ क्या थे, ठीक है। अब आ जाते हैं बाटू, वो आ जाते हैं मुंडा, मुंडा खानदान। यह खानदान भी हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता है। इसमें संथाले, मुंडा, राजमहली वगैरह जबानें शामिल की गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अफ्रीका की बाटू पर। बाटू खानदान की जबानें अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बोली जाती हैं और इसमें तकरीबन 150 जबानें आती हैं। इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। अमरीकी और मलायाई खानदान को भी हमारे लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी ओरिजिनल खानदान, जो हमारी हिंद यूरोपीय है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसका इतिहास, जिसकी हिस्ट्री, जिसकी तारीख हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हिंद यूरोपीय खानदान। हिंद यूरोपीय खानदान हमने अभी बताया कौन कौन सी खानदान थी? सामी खानदान, हिंद चीनी खानदान, द्राविड़ी खानदान, मुंडा खानदान, अफ्रीका के बातू खानदान, मलयाई खानदान, अमेरिकी खानदान और हिंद यूरोपीय खानदान। ये 8 खानदान थी। किसके हिसाब से? मुहियुद्दीन कादरी जोर के हिसाब से पूरी दुनिया की खानदान को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? तो 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हिस्सों में? तो सबसे पहले नंबर पर सामी खानदान, हिंद चीनी खानदान, द्राविड़ी खानदान, मुंडा खानदान, अफ्रीका के बातू खानदान, मलयाई खानदान और अमेरिकी खानदान और हिंद यूरोपीय खानदान। ये 8 खानदान थे जिसके हिस्से में डिवाइड किया गया। तो हम लोगों ने देखा कि जो सामी खानदान है उसमें कौन सी अरबी और इब्रानी निकलती हैं, और तिब्बत चीनी खानदान तिब्बती और वगैरह जो नागालैंड और आसाम के एरिया है ना, त्रिपुरा एरिया है, उसमें बोली जाती है, चीन में बोली जाती है। और मुंडा को हम लोगों ने देखा अफ्रीका की बातों में 150 जबानें आती हैं। और द्राविड़ी में हमने 4 लैंग्वेज देखी, तमिल तेलुगु मलयालम, है ना। और अमेरिकी मलयाई को हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हिंद यूरोपीय को डिटेल में आप पढ़ते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा खानदान है, मतलब ये हमारे एशिया का है, और एशिया को आप लोगों को पता है कि एशिया सबसे बड़ा है ना। तो
जो ये हिंद यूरोपी खानदान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसानी खानदान है। हिंदुस्तान की ज्यादातर जबानें इसी खानदान से ताल्लुक रखती है। इसमें उर्दू, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी वगैरह सब के सब शामिल है। हिंदू इस खानदान की खास बात यह है कि इसकी जबानें आपस में एक दूसरे से अल्फाज लेती देती रहती है। मतलब ये है कि हमारी खड़ी बोली है, उर्दू से हमारे पास कुछ अल्फाज आए, हिंदी से कुछ अल्फाज आए, इस तरीके से हमारी उर्दू जबान बनी। मतलब तुर्की से कुछ अल्फाज आए। ये ऐसी ऐसी खानदान है जिसमें जो एक जबान है ना, एक जबान एक दूसरे से देते रहते हैं। जैसे मान लो अरबी, अरबी में हम लोग वो फारसी, मान लो फारसी में बिरादर क्या बोलते हैं? बिरादर, बिरादर, बिरादर मतलब भाई। इंग्लिश में बर्दर, इंग्लिश में बर्दर। और हाँ, इंग्लिश बिरादर और बर्दर है ना। और पिदर, पिदर फादर, है ना। इस तरीके से हमारी क्या होगी, बहुत सी सिमिलरिटीज इस वाले खानदान में पाई जाएगी, है ना। तो हिंदू यूरोपी खानदान इस तरीके से हम लोगों ने देखा हिंदू यूरोपी खानदान में क्या क्या जबानें शामिल है। अब आ जाते हैं उस जगह पर जहां पर आप लोगों को मिटा कर समझाए थे कि इसको मिटा क्यों रहे हैं। अब बहुत ये आ जाए, ये बात होगी कि सर इसको याद किस तरीके से करें। तो सबसे पहले नंबर पर सामी खानदान अरबी, इब्रानी, आशूरी और फिनिकी, ये आप लोगों को ध्यान देना है। अरबी और इब्रानी सामी खानदान से निकली हुई। चीनी खानदान से आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना है चीनी, तिब्बती, बर्मी और सयामी। अब देखो बर्मा का इलाका याद कर लो। जब हम लोगों ने मैप बनाया यहाँ पर, जब हमने इस तरीके से मैप बनाया अपने इंडिया का, आपने इंडिया का इस तरीके से आप मैप जब देख लेंगे, है ना, तो यहाँ पर जो एरिया रहेगा ये चीन वाला एरिया रहेगा। यहाँ से जब आएंगे ये बर्मा वाला एरिया रहेगा, है ना। बर्मा यानी जो आज के टाइम पे म्यांमार हो गया है। और इस तरीके से जब मुड़ेंगे ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, हमारा चाइना का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिपुरा और जो त्रिपुरा और नागालैंड वाला जो क्षेत्र है उसमें भी ये जबानें रहेंगी। तो वो वाला एरिया पूरा याद कर लीजिए कि चीन से शुरू होती है, जो हमारा फिलहाल म्यांमार और बर्मा वगैरह है, बर्मा और त्रिपुरा और नागालैंड, ये सारे एरिया में हिंद चीनी खानदान बोलिए। द्राविड़ी वाला, द्राविड़ खानदान से हमने एक कहानी बताई। द्राविड़ लोग, द्राविड़ पहले साउथ नॉर्थ में रहते थे, बाद में आर्य जो लोग आएंगे उसको हटा देंगे, इस वजह से वो लोग साउथ में चले जाएंगे। मुंडा, संथाल और मुंडा राजमहली, ये सारी जबानें इसमें आती हैं। बाटू में 150 जबानें, सिर्फ इतना याद कर लीजिए। अमरीकी और मलयाई को पढ़ना नहीं है, हिंदी यूरोपीय में ही हमारी सारी जबान आती है। हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, ये सारी जबानें हिंदी यूरोपीय में आती है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने जो है हमारे हिंद यूरोपी खानदान, इसकी डिटेल को पढ़ते हैं। मतलब अब यहां तक हमारी पूरी खत्म हो गई। एक बार रिवाइज कर देते हैं आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर ऐसे ही बोलकर रिवाइज करेंगे, लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा और अपने पास इतना टाइम है नहीं, है ना। है, लिख सकते हैं लेकिन ऐसे ही पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लोगों ने देखा कि लिसानियात, जबान क्या होती है। जबान हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारे फीलिंग्स, हमारे जो भी चीजें हैं हम लोग जाहिर करते हैं हमारे मन में, हमारे दिल में, सारी चीज को मैं आपसे बताना चाहूं तो मैं आपको जबान के जरिए ही बता सकता हूं। आप बोलेंगे कि सर आप समझदार लोग हैं, आप बोलेंगे कि सर इशारों के जरिए समझ सकते हैं, तो इशारों के जरिए से तो जबान को हमने फिर डिफाइन किया। हमने बताया कि जबान 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले नंबर पर हमारी होती है इशारों की जबान। इशारों की जबान क्या होती है? हम लोग इशारा करके, इस तरीके से इशारा करके, या इस तरीके से, या भूख लगी है, इस तरीके से इशारा करके हम लोग अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे सामने आती है आवाजों की जबान। जब हम लोग इशारा नहीं करते हैं बल्कि आवाज के सामने पेश करते हैं तब हमारी आवाजों की जबान हो जाती है। तीसरे नंबर पर हमारी आ जाती है अलामतों की जबान। जब हम लोग आवाज को एक सिंबल में पेश कर देते हैं, जैसे हमने कहा आ तो आलिमादा लिख दिया, हमने कहा बा, बे लिख दिया, बी लिख दिया, बा लिख दिया। ये सब क्या हो जाएगी, हमारी आवाज को जब हम लोग अलामत में पेश कर देते हैं तो हमारी अलामतों की जबान हो जाएगी। तो 3 तरीके की जबान हम लोगों ने देखा। ठीक है, जबान में हमेशा तब्दीली आती रहती है, ये हम लोगों ने देखा। पूरी दुनिया की जबान को समझने के लिए माहिर लिसानियात और खास तौर से हमारे मुहियुद्दीन कादरी जोर ने इसको 8 हिस्सों में तकसीम किया। कौन कौन हिस्से थे? सामी खानदान, हिंद चीनी खानदान, मुंडा खानदान, अफ्रीका की बातों खानदान, मलयाई खानदान, अमरीकी खानदान और हिंद यूरोपी खानदान। ठीक है, द्राविड़ी खानदान भूल गए शायद। शामी, हिंद चीनी, द्राविड़ी, मुंडा, अफ्रीका की बातों, मलयाई, अमरीकी और हिंद यूरोपी खानदान। तो ये 8 खानदान में तकसीम किया गया है। अब हिंद यूरोपी खानदान को भी आगे तकसीम किया गया है। उसकी जितनी भी किस्म रहेगी उसको भी आगे तकसीम किया जाएगा। इस तरीके से आगे आगे चल के हमारी उर्दू और हिंदी जबान निकलेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग हिंद यूरोपी खानदान को कितने अदवार में और कैसे तकसीम किया गया है। तो यहाँ पर खलीलुल्लाह बेग शायद रहेंगे, हाँ, मुहियुद्दीन कादरी जोर और खलीलुल्लाह बेग, तो इन दोनों ने भी तकसीम किया है। हिंद यूरोपी खानदान को अलग अलग हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया है। हालांकि हमने खलीलुल्लाह बेग का लिख दिया है, वैसे पूछना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल है, लेकिन आप पढ़ लीजिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी कंपटीशन भी आई है और पूछा जा सकता है। मुहियुद्दीन कादरी जोर का नजरिया सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो
कादरी जोर के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर मोहिउद्दीन कादरी जोर के पढ़ लेते हैं। तो हिंद यूरोपी खानदान को इन्होंने बताया है कि 8 शाखें हैं, यानी हिंद यूरोपी खानदान को आगे चल के 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मोहिउद्दीन कादरी जोर ने पूरी दुनिया की जबान को भी 8 हिस्सों में तकसीम बताया है, जिसमें से लास्ट वाली सबसे बड़ी वाली खानदान जो रहेगी वो हिंद यूरोपी रहेगी, और इन्होंने फिर हिंद यूरोपी को 8 खानदानों में आगे डिवाइड किया है। ठीक है, वहीं पर हमारे मिर्जा खलीलुल्लाह बेग आ जाएंगे, इन्होंने हिंद यूरोपी खानदान को 11 हिस्सों में तकसीम किया है। हम लोग मोहिउद्दीन कादरी जोर की पहले 8 वाले को देख लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले नंबर पर बताया हिंद यूरोपी में हिंद ईरानी या हिंद आर्याई। क्या बताया? पहले नंबर पर रखा हिंद ईरानी या हिंद आर्याई, दूसरे नंबर पर आर्मीनी, बल्कानी, अल्बानवी, हैती, अतालवी, कैटलिक और ट्यूटूनी। ये कितनी जबानें हैं? 8 जबानें इन्होंने बताई हुई हैं। कौन कौन सी जबान है? तो सबसे पहले नंबर पर हिंद ईरानी जबान है, आर्मेनी जबान है, बल्कानी जबान है, अल्बानवी जबान है, हैती जबान है, अतालवी जबान है, केल्टिक जबान है और ट्यूटूनी जबान है। यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा होगा, एक मिनट, स्क्रीन थोड़ा सा ना, बस एक मिनट। हाँ, ठीक है, अब नहीं कट रहा होगा ना। तो ये 8 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया। किसने? मोहिउद्दीन कादरी जोर ने। हिंद यूनानी, आर्मेनी, बल्कानी, अल्बानवी, हैती, अतालवी, केल्टिक और ट्यूटूनी। उसके बाद खलीलुल्लाह बेग ने जो डिवाइड किया है इसको, इसी को हिंद यूरोपी खानदान को ही इन्होंने 11 हिस्सों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हिस्से हैं? केल्टिक हो गया, जर्मानी हो गया, लातीनी, यूनानी, अल्बानी, बाल्टिक, सलावी, हटायट, आर्मेनी, हिंद ईरानी या इंडिक या हिंद आर्याई और तखारी। ये 11 जबानों में इन्होंने डिवाइड किया है, 11 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया है मिर्जा खलीलुल्लाह बेग ने। ठीक है, और हिंद यूरोपी को किसने डिवाइड किया है? मोहिउद्दीन कादरी जोर ने 8 हिस्सों में, और खलीलुल्लाह बेग ने 11 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब आ जाते हैं, एक चीज आप लोगों को बता दें कि, हाँ चलो एक चीज अभी बताते हैं। इम्तिहान के लिए सबकी वजाहत जरूरी नहीं है। मतलब बहुत लोग इसमें सोच रहे होंगे कि सर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर हम लोग केल्टिक क्यों नहीं पढ़े या हटायट को, आर्मेनी को क्यों नहीं पढ़े। इन लोगों की वजह जरूरी नहीं है। हम लोगों को सिर्फ हिंद ईरानी और हिंद यूरोपी और हिंद चीनी, इन सारी जबानों से मतलब है, जिससे हमारी उर्दू जबान बनती है। तो हिंद ईरानी जो है हमारे, हिंद ईरानी हिंद यूरोपी खानदान की एक अहम शाख मानी जाती है। ठीक है, हिंद ईरानी जो है, जिसे हम लोग देखा ना, हिंद ईरानी या इंडक या हिंद आर्याई, जिसको हिंद आर्याई या हिंद ईरानी किसने कहा है? तो हमारे मोहिउद्दीन कादरी जोर ने कहा। तो हिंद ईरानी हिंद यूरोपी खानदान की एक अहम शाख है। हिंद ईरानी शाख की 3 झेली बोलियां हैं। कौन कौन सी है? झेली जबान है, मतलब झेली शाखें हैं। इसको ईरानी बोलते हैं, पिशाचा बोलते हैं और हिंद आर्याई बोलते हैं। समझ में आया? तो हमारे हिंद यूरोपी है, हिंद यूरोपी में मोहिउद्दीन कादरी जोर ने 8 तरीके बताया, और इस 8 को नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद करना है तो मोहिउद्दीन कादरी जोर को याद कर सकते हो, और खलीलुल्लाह बेग ने 11 तरीके बताया, जिसमें हमारे हिंद ईरानी या हिंद आर्याई पहले नंबर पर उन्होंने बताया है हमारे मोहिउद्दीन कादरी जोर ने, और 10वें नंबर पर बताया है खलीलुल्लाह बेग ने। पहले नंबर पर जब हम लोग हिंद ईरानी या हिंद आर्याई को जब डिटेल में पढ़ते हैं, तो हिंद ईरानी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है ईरानी को, दूसरे नंबर पर पिशाचा को, तीसरे नंबर पर हिंद आर्याई को। ठीक है, इन 3 हिस्सों को, सबसे जो हमारा लास्ट वाला हिस्सा है हिंद आर्याई हिस्सा है, उसको हम लोग डिटेल में अब पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने जो सबसे पहले नंबर पर पूरी दुनिया की जो जबान थी, उसको हम लोगों ने कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? मोहिउद्दीन कादरी जोर ने 8 हिस्सों में। सामी, हिंद चीनी, द्राविड़ी, मुंडा, अफ्रीका की बातों, मलयाई, अमेरिकी और हिंद यूरोपी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हिंद यूरोपी खानदान है, इसको मोहिउद्दीन कादरी जोर ने 8 हिस्सों में, और वहीं पर खलीलुल्लाह बेग ने कितने? 11 हिस्सों में तकसीम किया। जिसमें मोहिउद्दीन कादरी जोर ने पहले वाले हिस्से में जो बताया है, हिंद ईरानी और हिंद आर्याई बताया है, उसमें से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 हिस्सा निकल कर आता है। ईरानी निकल कर आता है, पिशाचा निकल कर आता है, और हिंद आर्याई निकल कर आता है। अब हिंद आर्याई को डिटेल में पढ़ेंगे। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो आपने ये बताया है अभी, ये वाली पॉइंट जो हमने बताया है, हिंद यूरोपी की तकसीम वाला जो पॉइंट बताया है हमने, देखो ये इतनी डिटेल में किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन जब हम लिसानियात पढ़ा रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कुछ छूटे ना, इसी वजह से इसको डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। वरना सब लोग पता है क्या करते हैं, हिंद चीनी को आगे चल के हिंद यूरोपी कहा गया, बस इतना कह के खत्म कर देते हैं। हिंद चीनी जो हम लोगों ने यहाँ पर हिंद चीनी देखा था, हिंद चीनी खानदान देखा था,
जैसे हिंद यूरोपीय खानदान देखा था, उसको आगे चल के क्या कहा गया, हिंद यूरोपीय खान, है ना, हिंद चीनी यार, हाँ हिंद यूरोपीय खानदान, है ना, हिंद यूरोपीय खानदान जो हम लोगों ने देखा था, इसी को आगे चल के हिंद आर्याई खानदान कहा जाता है। बस इतना कहकर खत्म कर देते हैं। कहा कैसे जाता है वो थ्योरी ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप अगर बैच में हमारे आ जाएंगे तो आप वहां से, बैच वो नहीं है, वो सिर्फ एक नोट्स है, जिस जो आपकी यहाँ पर क्लासेस होंगी उसको नोट्स आपको दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट जो रहेगा वो आपको फ्री रहेगा, वो हमने बता ही रखा है ना। तो हिंद यूरोपीय खानदान को आगे चल के हिंद आर्याई कैसे बनी है ये आपको यहाँ पर हमने समझा दिया है। हालांकि ये इतनी डिटेल नहीं पूछी जाती और ना कोई इसकी इतनी डिटेल कोई पढ़ाता है ना, तो हमने डिटेल में पढ़ा दिया इस वजह से, ताकि एक ही बार पढ़िए, आपको बार बार पढ़ने की फिर जरूरत ना पड़े। समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग हिंद आर्याई खानदान को समझते हैं और हिंद आर्याई खानदान की सारी डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले हमने इसे हमने नेट जीआरएफ को भी पढ़ाया था। जब नेट जीआरएफ पढ़ा रहे थे हम, तो उसमें एक चीज हमने, एक रुको, एक पीडीएफ हम ओपन कर रहे हैं तो आपको वहां से समझ में आएगा। हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले नंबर पर उस पीडीएफ को हमको ओपन करने दीजिए। पीडीएफ, चलो हाँ, तो ये वाली पीडीएफ थी जो हमने इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ाई थी, मतलब जब नेट जीआरएफ, मान लीजिए हमारा एक आध साल पहले हमने पढ़ाया था नेट जीआरएफ, तब जब हम पढ़ा रहे थे तब की ये वाली पीडीएफ से हमने पढ़ाए थे। तो एक चीज़ अभी बताना है, उसको बताते हैं। पहले यही वाली पीडीएफ से आप देख लीजिए कि 1500, वो 2500 कबले मसीह, इसी से पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर उस पर जो अपने न्यू पैटर्न के नोट्स थे उस पर आएंगे। 2500 कबले मसीह के करीब हिंदुस्तान पर आर्य नस्ल के लोगों ने हमला किया। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान पर द्राविड़ी नामी नस्ल लोग आबाद थे, यानी पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो उस वक्त उसका नॉर्थ इंडिया था वहां पर द्राविड़ी नस्ल के लोग आबाद थे, और यवों ने उनको जुनूब के जानिब ढकेल दिया और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसा ली। द्राविड़ी हिंदुस्तान के असल बाशिंदे हैं, जबकि आर्य तो वस्ती एशिया की जानिब से आए हुए थे। ये लोग बहुत से कबाइल में मुनक़सिम हैं, हर एक की अपनी अपनी जबान है। इनकी जबानें जबान मकान के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी अलग अलग है। इनकी सौती, सरफी और नहवी खसूसियात की बिना पर इन्हें माहिर लिसानियत ने 8 अलग अलग खानदान में तकसीम किए हैं। कौन कौन से खानदान थे? तो सामी खानदान, हिंद चीनी खानदान, और द्राविड़ी खानदान, मुंडा खानदान, अफ्रीका की बातो खानदान, मलयाई खानदान, अमरीकी खानदान और हिंद यूरोपीय खानदान। सामी खानदान से उर्दू और हिंदी निकली हुई है, द्राविड़ी से तमिल, तेलुगु, मलयालम निकली हुई है ना, इस तरीके से हमारी निकली हुई है। और उसके बाद माहिर लिसानियत ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई जबानों को, यही हिंद आर्याई जबान जो यहाँ पर हमने बताया था हिंद यूरोपीय थी, वही आगे चल के किस तरीके से बनती है, तो हमने सिर्फ ये समझा दिया था कि वो आगे चल के अपना रूप क्या कर लेती है, हिंद आर्याई कर लेती है। हिंद आर्याई कैसे होती है आज की क्लास में हमने समझा दिया, ठीक है। उसके बाद इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अब आ जाते हैं जो हमने समझाने के लिए आपको ये पीडीएफ ओपन किया था उसकी तरफ हम लोग रुक करते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलो देखो, हमने यहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ाया ये है कि 2500 कबले मसीह के करीब हिंदुस्तान पर आर्य नस्ल के लोगों ने हमला किया था। अब नया वाला पीडीएफ में अगर आप लोग देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिंद आर्याई जबान हिंद यूरोपीय खानदान की, हिंद यूरोपीय लिसान की खानदान की एक अहम शाख है। शाख कैसे बनी इसके हमने पढ़ा दिया है। उर्दू का ताल्लुक भी इसी हिंद आर्याई शाख से है, इसलिए इसका मुताला हमारे लिए खास अहमियत रखता है। मुअर्रिखीन के मुताबिक आर्या कौम तकरीबन 1500 कबल मसीह हिंदुस्तान में आई हुई थी। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसी वजह से हमने वो वाला पीडीएफ खोला था कि जब हमने डीआरएफ को पढ़ाया या जहां पर हमने देखा था, जहां पर भी हमने पढ़ाया था, आरपीएससी को भी हमने पढ़ाया, तो वहां पर भी हमने बताया कि 2500 कबले मसीह हिंदुस्तान आए हुए थे। लेकिन कुछ प्रूफ से हमारे पास, जो हमने बाद में मुताला भी किया और बाद में बहुत सी चीज़ें देखी भी, तो जैसे एक नाम है आपके पास जिनका कौल बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा माना जाता है और जिनके कौल के बेस पर उर्दू ज़बान की बुनियाद समझी जाती है, मीन्स जो हमारे हो जाएंगे, जिनका नाम है मसूद हुसैन खान। मसूद हुसैन खान के मुताबिक उनका कौल है कि आर्या जो लोग रहेंगे वो 1500 कबले मसीह हिंदुस्तान में दाखिल होंगे, ठीक है। हालांकि देखो, एक है बार्नेल हार्नल करके एक है मौरखीन है, उन्होंने भी अपना नजरिया पेश किया है और उन्होंने बताया है कि जो हमारे जितने बाशिंदे वो लोग रहेंगे, जितने आर्या कौम के लोग रहेंगे ना, वो अलग अलग मतलब अलग अलग कबीले में रहेंगे, वो आकर यहाँ पर बसेंगे, अलग अलग कबीले में बसेंगे। तो जरूरी नहीं है कि 1500 एकदम सटीक टाइम पर हिंदुस्तान में आ रहे हो सकता है उससे पहले आ गए होंगे, है ना।
अलग अलग कबीला अलग अलग टाइम पर आ रहा होगा। तो इस वजह से 2500 कबल मसीह लिखा जाता है, लेकिन जो मसूद हुसैन खान ने कहा है वो 1500 कबल मसीह कहा है। तो हमने मसूद हुसैन खान के हिसाब से यहाँ पर 1500 रखा है, लिखा है, लेकिन अगर 1500 नहीं रहेगा तो आप 2500 कबल मसीह के साथ जा सकते हैं। कैसे हमने बताया है, तो हमने जो है कई किताब का मुताला किया और वहां पर हमने मसूद हुसैन खान वाला हमको बेहतर लगा, इस वजह से मसूद हुसैन खान का लिखे हैं। लेकिन 2500 कबल मसीह हमने भी पढ़ाया है, और जहां पर मसूद हुसैन खान के अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाएगा वहां पर 2500 कबल मसीह ही रहेगा। एक डाउट आपका क्लियर हो गया। ये हमको पता है कि आप लोगों का डाउट रहा होगा, क्योंकि हमने इससे पहले 2500 साल पढ़ाया था, आप 1500 साल क्यों पढ़ा रहे हैं, वजह यही थी। ठीक है, 2500 साल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मसूद हुसैन खान के मुताबिक 1500 कबल मसीह रहेगा, इस बात पर भी आपको तवज्जो होनी चाहिए। और यहाँ पर जो नई नोट्स में हमने लिखा है वो मसूद हुसैन खान के अकॉर्डिंग ही हमने लिखा है। ठीक है, और 2500 कबल मसीह आपको पता ही है क्या है, हमने समझा दिया। ठीक है, तो मुहर्रिखीन के मुताबिक आर्या कौम लगभग 1500 कबल मसीह मसूद हुसैन खान के हिसाब से, और जो हमारे अदर मुहर्रिखीन हैं उनके हिसाब से 2500। ठीक है, हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान आने के बाद आर्यों का सामना द्राविड़ी और आस्टिक कौम से हुआ। द्राविड़ी और आस्टिक कौम यहाँ पर मौजूद थी, द्राविड़ और आस्टिक कौम से इनका हुआ, इससे मतलब लड़ाई हुई और वो लोग हटा दिए, साउथ की तरफ भगा दिए, हालांकि बहुत लोग नहीं गए। इनके मेल जोल के नतीजे में आर्यों की जबान पर मकामी जबानों के असरात पड़े और जबान आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। आर्यों की जबान पहले हिंद ईरानी कहलाती थी, मगर हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद ये जबान बदलते 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 हिंद आर्याई बन गई। मतलब हिंद ईरानी से ये जब आए हुए थे तब हिंद ईरानी कहा जाता था, और हिंद ईरानी कहाँ से कहा जाता था, हिंद यूरोपी से बना हुआ था। हिंद यूरोपी कैसे बना, तो मुहय्यिदीन कादरी जोर के हिसाब से हिंद यूरोपी 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपी है। हिंद यूरोपी खानदान को फिर मुहय्यिदीन कादरी जोर ने 8 हिस्सों में डिवाइड किया, और मिर्जा खलीलुल्लाह बेग ने 11 हिस्सों में डिवाइड किया गया। मिर्जा मुहय्यिदीन कादरी जोर के हिसाब से जो 8 खानदान है उसमें पहला हिंद ईरानी और हिंद ईरानी या आर्याई खानदान है, और उसी की जब हम लोग उसकी शाखें निकालते हैं तो उसकी शाखों में 3 शाख निकलती है। एक ईरानी की शाख निकलती है, एक पिशाचा की शाख निकलती है, और एक हिंद आर्याई की शाख निकलती है। तो हिंद आर्याई को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हिंद आर्याई जो हमारे यहाँ आकर हिंद आर्याई बनी हुई थी, तब तक हमारे हिंदुस्तान में आर्य लोग दाखिल हो गए थे। तो हिंद ईरानी शुरुआती दौर में कहा जाने लगा था इसी को, और वही हमारे हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद ये क्या जबान कहलाई, तो हिंद आर्याई जबान कहलाई। यही जबान आगे चलकर उर्दू और हिंदी दीगर जबानों के नाम से जानी जाती है। यही जबान है जो कि अपने टाइम पर पहले हिंद यूरोपी कहलाई, फिर हिंद ईरानी कहलाई, और फिर हिंद आर्याई कहलाई, और आज के टाइम पर उर्दू, हिंदी और दीगर जबानें जो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यही जबान थी। अब आर्यों के आमद से मुतालिक कुछ नजरियात पेश किए गए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। देखो, आर्यों की असल जाय पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाते हैं। मुहय्यिदीन कादरी जोर का नज़रिया ये है ज़्यादा माकूल और काबिल कबूल समझा जाता है। इनके मुताबिक आर्यों का असल वतन रूस के जनूबी और मगरबी इलाके थे। किसके थे, तो रूस के जनूबी और मगरबी इलाके थे मुहय्यिदीन कादरी जोर के हिसाब से, और इनका ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जहाँ वो वस्त एशिया के खित्ते टॉन्सेन की पहाड़ी इलाकों तक फैले हुए थे। कहाँ तक थे, तो टॉन्सेन की पहाड़ी इलाकों तक फैले हुए थे। एशिया के वस्ती एशिया, जो हम लोग बोलते हैं ना आर्या लोग वस्ती एशिया से आए हुए थे। वस्ती एशिया से आए कैसे, इन्होंने बताया हुआ है कि ये रूस इनका जनूबी वतन, असल वतन रूस के जनूबी मगरबी इलाका था। जनूब का मगरबी इलाका जो रूस का है वो इलाका था, और ये लोग वस्ती एशिया के ट्रांसिएंट पहाड़ियों तक, उसकी वादियों तक फैले हुए थे। जो हम लोग कहते हैं वस्ती एशिया से आर्या लोग आए हुए थे, यही वस्ती एशिया था, जो कि मुहय्यिदीन कादरी जोर ने अपने कौल में बखूबी पेश किया है। कादरी जोर के मुताबिक आर्या जो कौम थी वो 1500 कबल मसीह से कबल ही हिंदुस्तान पहुंच चुके थे। मतलब 1500 कबल मसीह से कबल ही, जो हमने अभी मुहय्यिदीन कादरी जोर वो मसूद हुसैन खान के मुताबिक जो बताया 1500 कबल मसीह, तो उससे पहले भी इन्होंने बताया, मतलब मान लो यहाँ पर 2000 या 2500 साल पहले आ गए थे। ठीक, मुहय्यिदीन कादरी जोर के हिसाब से 1500 कबल मसीह से ही हिंदुस्तान में आ पहुंचे। हिंदुस्तान आने से पहले उन्होंने बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए ईरान और अफगानिस्तान में भी कयाम किया था इन्होंने। बाद अज़ा वो पंजाब के इलाकों में भी दाखिल हुए। कहने का मतलब ये है, मुहय्यिदीन कादरी जोर क्या बता रहे हैं, मुहय्यिदीन कादरी जोर बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान आने से पहले ये लोग पता है क्या क्या कहाँ गए थे, ईरान भी गए थे, अफगानिस्तान भी गए थे, और जब हिंदुस्तान आए तो पंजाब के इलाकों में भी इन्होंने पंजाब के इलाकों में भी ये रहे हुए थे, पंजाब के इलाकों में ही दाखिल हुए। चूंकि आर्या बुनियादी तौर पर खाना बदोश थे। खाना बदोश मतलब क्या होता है, खाना मतलब घर, बदोश मतलब पता नहीं। खाना बदोश मतलब होता है घुमंतु, इसको
हंटर गैदरर्स बोला जाता है, मतलब एक ऐसी कौम जो अपने व्यापार के सिलसिले में, मतलब अपने खाने पे, व्यापार कहाँ क्या ही करेंगे उस टाइम पर, अपने अपने खाने पीने के सिलसिले में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे, उसको हम लोग खाना बदोश बोलते हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ अक़वाल राब्ते के नतीजे में उनकी ज़बानें क्या हो गई, ज़बानों पर मज़ीद तब्दीलियों से गुजरी हुई है। इन्हीं तदरीजी और तब्दीलियों के नतीजे में एक नई लिसानी शक्ल सामने आई जिसे हिंद आरियाई ज़बान कहा गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो हिंद ईरानी थे वो लोग, देखो आर्या कौन थे, वो कहाँ के थे, तो रूस के जनूबी मगरबी जनूबी एशिया में, मतलब जनूबी जगह पर, मगरबी जनूबी मगरबी में ये लोग रहते थे, जनूब और मगरब, जनूब की साइड मगरब में। ठीक है, ये लोग रूस के असल बासिंदे थे और ये टांसेन की पहाड़ी की वादियों में भी फैले हुए थे और वहीं से हिंदुस्तान में दाखिला लिए। हिंदुस्तान में आने से पहले ये लोग ईरान भी पहुंचे हुए थे, अफगानिस्तान भी पहुंचे। इस वजह से उनकी जो ज़बानें थी, ईरानी और अफगानी, ये दोनों ज़बानों की मुतासिर हुई उसकी ज़बानें। और जब ये पंजाब में पहुंचे तो पंजाब की भी ज़बानों से इनकी ज़बानें मुतासिर हुई। और हिंद आरियाई जो लोग कौन थे, ये लोग खाना बदोश थे, ये तो लोग टहलते रहते थे, तो इसकी वजह से बहुत सी ज़बानों का असर इनके ऊपर पड़ा हुआ है, जो हिंदुस्तान में जब दाखिल होंगे मुकम्मल तरीके से, जब इनकी तारीख निकाली जाएगी तो इनकी तारीख में उस ज़बान को हिंद आरियाई ज़बान कहा गया, जिसको आगे चल के 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर नाम रखा गया कदीम हिंद आरियाई, दूसरे नंबर पर रखा गया वस्ती हिंद आरियाई, तीसरे नंबर पर रखा गया जदीद हिंद आरियाई। अब ये कौन सी होती है, क्या होती है, एक करके जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत सी कीमती चीज आपको समझानी है, वो समझा ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो कीमती चीज समझनी है वो यहाँ है कि आप पहले ये जान लीजिए कि कब्ल मसीह क्या होता है और कब्ल मसीह किस तरीके से होता है और कैसे ज़बान को डिवाइड किया जाता है। देखिए आज के टाइम पर आपकी कौन सी ज़बान है, आपकी आज के टाइम पर आपकी कौन सी तारीख चल रही है, तो आज के टाइम पर हम लोगों की 2026 चल रहा है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं इससे पहले 1947 था, आप बोलेंगे सही है सर, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्या उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि 1707 रहा होगा, 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, सही है सर, औरंगजेब की डेथ होती है। क्या हम ये कह सकते हैं कभी 1000 रहा होगा, महमूद गजनवी आते मतलब आक्रमण होता था महमूद गजनवी वगैरह का, मुसलमानों का आना शुरू हो गया था 1000 में, सही है सर। क्या हम ये कह सकते हैं कि कभी 500 भी रहा होगा, हाँ सर, करबला का वाकया पेश आया हुआ था 500 ईस्वी में आसपास, है ना। क्या हम ये कह सकते हैं कि कभी 100 रहा होगा, 100 ईस्वी रहा होगा, सही है सर। क्या हम ये कह सकते हैं कभी 20 ईस्वी रहा होगा, सही है सर। क्या हम ये कह सकते हैं कभी 10 ईस्वी रहा होगा, सही है सर। क्या हम ये कह सकते हैं कभी 0 ईस्वी रहा होगा, सही है सर। ये 0 ईस्वी ईस्वी शुरू शुरू कैसे हुई, तो यही 0 ईस्वी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं तब से ईस्वी कही जाने लगती है, तब से डेढ़ बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं तब से हमारी तारीख लिखी जाने लगती है। जैसे आज के टाइम पर हम लोगों ने देखा 2026 चल रहा है, फिर हम लोगों ने देखा कभी 1500 रहा होगा, फिर हम लोगों ने देखा कभी 1000 रहा होगा और कभी हम लोगों ने देखा तो 0 रहा होगा। यहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। या ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले दुनिया नहीं थी, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले पूरी दुनिया खत्म थी, जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तभी दुनिया शुरू हुई। क्या ये सही बात है? नहीं, ये सही बात नहीं है। जब ईसा अलैहिस्सलाम के पहले भी दुनिया थी, बहुत से नबी आए हुए हैं, है ना, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम, मतलब न जाने 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 अंबिया के नाम इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तो लास्ट से अगर देखा जाए तो दूसरा नंबर था, क्योंकि लास्ट हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए हुए हैं, है ना। तो उससे पहले पूरी दुनिया रही होगी। अरे नमरूद को भूल गए कि फिरौन को भूल गए, न जाने कैसे कैसे लोग रहे होंगे, है ना, इससे पहले। अब मुझे अगर ये बात कहनी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले बात मैं कैसे कहूँ, मतलब उनसे जो पहले की बात है, जैसे मुझे अगर कुछ बात ऐसी करनी है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के पहले की बात है, तो मैं उनको उनकी बात को कैसे कहूँगा, मुझे बता दीजिए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से इतने साल पहले, तो इस पे स्क्रीन थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम आ रही थी, तो सही कर, चलिए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 100 साल पहले, ठीक है, 100 साल पहले, क्या मैं कह सकता हूँ, अगर 500 साल पहले कुछ रहा होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के 500 साल पहले, बिल्कुल कह सकता हूँ, है ना। तो इसी वजह से कब्ल मतलब क्या होता है, कब्ल मतलब होता है पहले, ठीक है, कब्ल मतलब होता है पहले, और मसीह मतलब होता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा कहा जाता है।
ठीक है। तो कबले मसीह मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले। तो कोई भी जब बात की जाएगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले, मान लो मैंने कह दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1500 साल पहले, इसको मैं किस तरीके से लूंगा, काफ और मीम, यानी 1500 कबले मसीह। कबले मसीह मतलब 1500 है ना, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के पहले। और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद आज तक कितना टाइम हो चुका है, तो आज 2026वां साल चल रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा हो चुके। मतलब यह हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद 2026 साल हम लोग जिंदा रह चुके हैं, मतलब हम लोग जी रहे हैं। 2026 साल हो चुका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए, और उनसे 1500 साल पहले, आज से अगर जोड़ जाए कितना हो जाएगा, तो आज से 2000 ये 15 वो, मतलब आज से 3500 साल पहले, राइट, आज से 3500 साल पहले। लेकिन 3500 साल हम लोग पहले नहीं लिखते, बल्कि कबले मसीह लिख देते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1500 साल पहले। समझ में आ गया। तो कबल मसीह क्या होता है, कबल मसीह ये होता है कि कबल मतलब होता है पहले, मसीहुल्लाह जो हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे उनको कहा जाता था मसीह। तो इस वजह से वो गरीबों के मसीहा मान लीजिए, ये इस तरीके से है ना, वो मसीहा के तौर पर आए हुए थे, तो उनको मसीह कहा जाने लगा, इस वजह से उनको कबल मसीह हम लोग बोलते हैं। तो अब जो डिवाइडेशन यहाँ पर किया जाएगा, मतलब जो हिस्सों में बांटा जाएगा, वो इसी तरीके से बांटा जाएगा। सबसे पहले नंबर पर हम लोग देख लेते हैं, तो हिंद आर्याई खानदान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है हमारा वस्ती हिंद आर्याई, और तीसरा है हमारा जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई को 1500 कबल मसीह जान गए, 1500 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1500 साल पहले, है ना, से लेकर 500 कबले मसीह, मतलब 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह, दोनों कबले मसीह है। अब इसमें इसका ड्यूरेशन बता दीजिए, मतलब टाइम कितना हुआ। तो आप जब 1500 यहां से देखिए, इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम यहां पर ऐसे पैदा हो गए। अब यहां से हम लोग चलेंगे 500 साल पहले, ठीक है, 500 साल पहले, फिर यहाँ चलेंगे 1000 साल पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 1000 साल पहले, फिर यहाँ चलेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 1500 साल पहले। तो 1500 साल पहले कदीम हिंद आर्याई दौर को 1500 साल से लेकर 500 कबले मसीह तक डिवाइड किया गया है, मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो इन दोनों में कितना साल हुआ, 500 साल, 500 से 1000 तक 500, 1000 से 500, 1500 तक का 500, मतलब कुल मिलाकर 5 5 10, यानी 1000 साल का ये वाला टाइम माना जाता है। कदीम हिंद आर्याई को कितने हिस्सों में डिवाइड, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई का जो दौर है 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह माना जाता है। वस्ती हिंद आर्याई के बारे में बात करें तो वस्ती हिंद आर्याई 500 कबले मसीह से लेकर ता ईसवी यानी 1000 ईसवी तक। अब यहां से जो ये 500 साल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 500 साल पहले से लेकर 500 साल ये हुआ, बिल्कुल हो गया है ना। यहाँ आइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद, फिर आइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद, फिर आइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल बाद। तो हमारा क्या गया है यहाँ पर 5 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 कबले मसीह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 500 साल पहले से लेकर 1000 ईसवी तक, ठीक है। तो ये 500 साल ये हो जाएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल पहले ये वाला, 500 साल ये, और 500 साल फिर 1000 तक। तो कुल मिलाकर ये 1500 साल का जमाना हो जाएगा। तो वस्ती हिंद आर्याई जो दौर रहेगा वो 1500 साल का जमाना रहेगा, जिसमें 500 कबले मसीह से लेकर 1000 कबले मसीह तक माना जाता है। जदीद हिंद आर्याई के बारे में बात करें तो जदीद हिंद आर्याई दौर को 1000 से लेकर आज 2026 चल रहा है तब तक का दौर माना जाता है। कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, कैसे कबले मसीह बनता है और कबले मसीह के बाद कैसे ईसवी बनता है, ये सारी चीज को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इनकी डिटेल को कदीम हिंद आर्याई को आगे चल के डिवाइड किया जाता है, वस्ती हिंद आर्याई को डिवाइड किया जाता है और जदीद हिंद आर्याई को डिवाइड किया जाता है। ये दोनों कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और कल की क्लास मतलब टाइम जो है अभी सही नहीं बैठ रहा है बीपीएससी के लिए, और करते हैं, हमारी और क्लास चल रही है उसको मैनेज करते हैं, लेकिन आपकी क्लास प्रॉपर होगी और रेगुलर आपकी क्लास होगी, क्योंकि क्लियर करना है आपकी हर हाल में आप लोगों को बीपीएससी। और जो फ्री वाला जो कोर्स है इसी से क्लियर होगा, ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स लेना पड़ेगा आप लोगों को तभी क्लियर होंगे, ये सब फालतू की चीज़ है। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए आप ले सकते हैं हमारे जो बैच चल रहा है उसको। और 5 क्लासेस आप देख लीजिए, 5 क्लासेस के बाद आपको अगर लगेगा कि पैसा कहीं देना चाहिए बीपीएससी के लिए तो आप दे दीजिएगा, वरना हमें नहीं लगता कि आपको 5 क्लास के बाद 6ठी क्लास में ऐसा एहसास होगा। तो ये रही आपकी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल फ्री बैच आपके लिए स्टार्ट किया गया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लाइक कर दीजिएगा और अपने लोगों तक शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि बीपीएससी के लिए पैसा खर्च मत करें। यहाँ पर अच्छी क्लास और प्रॉपर डिटेल में और बेहतर
एग्जाम ओरिएंटेड क्लास आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 6 से लेकर 12th तक की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। 11-12th का जो बैच रहेगा वो हम बाद में लॉन्च करेंगे, या उसमें कुछ चीज़ें आपको बता देंगे जो चीज़ अलग से पढ़नी रहेगी। बाकी आपका एक ही बैच से काम चल जाएगा, यानी 6 से लेकर 10th तक आपको एकदम सेम यही बैच पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज।